नमस्कार बच्चों। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि जो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है, उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्या क्या फैक्टर्स देखे हैं जो एक कॉम्प्लेक्स को इफ़ेक्ट करेंगे, और हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है और सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है जिससे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफ़ेक्ट होती है वो है चार्ज ऑन मेटल आयन, या फिर हम उसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो जनरल में अगर बात बताऊं आपको, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन डायरेक्टली जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा ही हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कैटाइन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव लार्जर वैल्यू ऑफ डेल्टा देन दोज ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कैसे? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सेंट्रल मेटल आयन इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल पोलराइज द लिगेंड मोर इफेक्टिवली। हम ये जानते हैं कि अगर मेटल में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो लिगेंड को ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज करेगा, और जितना ज़्यादा पोलराइज करेगा तो लिगेंड उतना ज़्यादा इजीली अप्रोच करेगा मेटल आयन को। मेटल आयन को अप्रोच करने की वजह से ज़्यादा अप्रोच होगी, और जो मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा होगी, और हमारी जो क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं। FeH2O का 6+2 और हेक्सा का ही वही कॉम्प्लेक्स है आयरन के साथ, पर यहाँ पे है +3 कॉम्प्लेक्स। तो एक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जब हमें इनके क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स मिलते हैं तो हम ये इनके पैरामीटर्स से पता कर सकते हैं कि ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा पाई गई है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें डिफरेंट मेटल आयन है हमारे पास विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास 2 मेटल आयन हैं, जैसे यहाँ वेनेडियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है +2 के साथ, और यहाँ क्रोमियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है +3 ऑक्सीडेशन के साथ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है और यहाँ पे +3 है। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहाँ पे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमें मिलती है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट वो क्लियर होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग में। फर्स्ट फैक्टर है हमारा चार्ज ऑन मेटल आयन, या फिर उसको कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। सेकंड जो पॉइंट हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि हाउ डज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आयन इफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इन जनरल मैं आपको पहले बात बता दूं तो हम एक रिलेशन से आते हैं कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये कैसे हो रहा है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द कैटाइन्स विद सेम चार्जेस बट डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा डिक्रीजेज एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास देखिए जैसे 2 मेटल आयन है पोजेसेस सेम चार्ज,
द वैल्यू इज डेल्टा इज़ लार्ज फॉर मेटल आयन विद लोअर एटॉमिक नंबर। तो जैसे हमारे पास है कोबाल्ट और निकल के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक का है D7 कॉन्फ़िगरेशन और एक का है D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स से हमें पता चलता है कि जो लोअर जो मेटल आयन है लोअर कॉन्फ़िगरेशन वाला, उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा है, जिसके D इलेक्ट्रॉन कम है उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड में थर्ड पॉइंट जो आता है वो है Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव को हम जनरली इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो मैं कह दूं कि Z इफेक्टिव कैसे इफ़ेक्ट करता है, या फिर मैं कह दूं कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है CFT पे। तो एक जनरल ट्रेंड हम देखते हैं कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या फिर अप टू डाउन जाते हैं, तो Z इफेक्टिव की बात करते हैं जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हम देखते हैं कि Z इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रोनाउंस Z इफेक्टिव जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या है CFT को भी जनरली इंक्रीज़ करेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दैट इज़ डेल्टा इंक्रीज़ होगी। 3 कॉम्प्लेक्सेस के मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, एक निकल का है, एक पैलेडियम है और एक प्लैटिनम है। तो ऑल आर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ये देखते हैं कि जो निकल वाले में जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, पर इन दोनों में जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। मतलब 3D सीरीज़ में तो क्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, पर 4D और 5D जो सीरीज़ है उसमें क्लोराइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो इसका रीज़न मेनली हम मानते हैं इंक्रीज़ इन Z इफेक्टिव या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट जो हम देखते हैं ये इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ मेटल आयन किस तरह से जो है इफ़ेक्ट करता है इसको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम 3D टू 4D या फिर 5D जो भी है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने एग्जांपल कोट किया है यहाँ पे, जैसे कोबाल्ट है हमारे पास, रोडियम है, और इस तरह से हमने एक 3D का कॉम्प्लेक्स लिया है, एक 4D का लिया है और एक 5D का लिया है विथ सिमिलर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ मेटल आयन बढ़ रहा है। यहाँ पे 3, 4 एंड 5 हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। दिस इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 4 एंड 5 पे हमें जो है वो स्प्लिटिंग इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ 23, 34 एंड 41, तो हमें देखते हैं कि नीचे जाने पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिटिंग मिलती है। और जनरली कोट किया जाता है कि नॉर्मली 3D से 4D पे जंप करने पर स्प्लिटिंग CFT है जो जनरली 30 to 50% इंक्रीज़ हो जाती है। सो दैट इज़ रिलेटिवली बिग वैल्यू। तो हम एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं या वेरी कर रहे हैं फ्रॉम अप टू डाउन, तो हमारी CFT भी इंक्रीज़ हो रही है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम बात कर रहे हैं हमारे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की। तो हमने जब CFT पढ़ी है तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री की बात की है। हमने
टेट्रागोनल की बात की है, हमने स्क्वायर प्लेनर की बात की है, हमने ऑक्टाहेड्रल की बात की है, हमने टेट्राहेड्रल की बात की है। तो एक मैंने आपको समझा भी दिया था पहले की जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें कि किस तरह से जो है वो स्प्लिटिंग किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, और स्प्लिटिंग के साथ ही मैंने उनके रिलेशन बता दिए थे कि जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर है वो ऑक्टाहेड्रल के कितने टाइम्स जो है वो स्प्लिट हो रहा है। तो एक नॉर्मल ट्रेंड मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग जो है हमें टेट्रागोनल में मिलती है, देन हमें स्क्वायर प्लेनर में मिलती है, देन ऑक्टाहेड्रल में, और मिनिमम से मिनिमम जो है हमें टेट्राहेड्रल में मिलती है। तो एक दो रिलेशन जो हमारे पास उभर के आते हैं वो है टेट्राहेड्रल इज़ 4/9 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एंड स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग इक्वल्स टू 1.3 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो ये जो दो रिलेशंस है ये जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और या फिर जो है इनका स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर है वो भी हमसे किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और रिमाइंड करना चाहूँगी कि जो हमारी स्प्लिटिंग है, जो CFT है, वो एक लिगेंड फैक्टर और ज्योमेट्रिक फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो लिगेंड फैक्टर कुछ नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द लिगेंड है। जैसे हम टेट्राहेड्रल के लिए 4 लेते हैं, हम ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 लेते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। और ज्योमेट्रिक फैक्टर क्या है? लिगेंड इफेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम टेट्राहेड्रल का निकाल रहे हैं किस तरह से स्प्लिटिंग है, तो हमारा टेट्राहेड्रल लिगेंड जो रेशियो है उसको हम लिख सकते हैं 4/6, तो दैट कम्स हमारा 2/3। तो हमारा जो लिगेंड फैक्टर है टेट्राहेड्रल के लिए वो हमें 2/3 मिलता है, और इतना ही हमारा लिगेंड फैक्टर जो है, लिगेंड जो हमारी ज्योमेट्री फैक्टर है वो भी 2/3 मिलती है। तो 2/3 इंटू 2/3 दैट कम्स 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल एक ही सीक्वेंस में, एक ही यूनिट्स में अगर हम ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में ही इनको इक्वलाइज करना चाहें तो हमारे पास ये रिलेशन है 1.3 ऑक्टाहेड्रल टू 0.5 ऑक्टाहेड्रल, अगर हम इसको टेट्राहेड्रल का फॉर्म में बताना चाहें। तो जो हम ये देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर उनके जो किस तरह के ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, और इस तरह के फैक्टर्स को सब इस ज्योमेट्री फैक्टर में हम इंक्लूड करके रखते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी स्प्लिटिंग को। जो हमारा लास्ट और कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी है कि हमारा क्राइटेरिया ऑफ द लिगेंड क्या है, लिगेंड हम किस तरह का यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। तो हम ये देखते हैं कि जो टाइप ऑफ लिगेंड है वो हमें किस तरह से स्प्लिटिंग को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसको हम क्या डायरेक्टली हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या कह सकते हैं एक तरह के कि द लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर। तो हमने इन जो लिगेंड्स को है हमने इधर से इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर के ऑर्डर में हमने अरेंज किया है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और जो डेल्टा की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ बढ़ते हैं तो स्प्लिटिंग भी बढ़ती हमें दिखाई देती है। तो जनरली हमने मार्क किया है कि जो अमोनिया के पहले दैट इज़ एक्वा के इधर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं एंड अमोनिया के इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड,
इस तरह के जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और इधर से ब्रोमाइड, हैलोजेंस एंड सो ऑन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड्स में गिने जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से ये जो या हम एक नॉर्मल क्राइटेरिया भी बना सकते हैं कि जो हैलाइड आयन है, हैलाइड आयन एंड जो ऑक्सीजन जो जिसका डोनर ग्रुप होता है वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, और जो जिनका डोनर ग्रुप नाइट्रोजन एंड कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। ये हमारा जनरलाइज्ड व्यू है इस जो सीरीज़ को देख के। तो अगर हम इस ऑर्डर को इंक्रीजिंग उस पर देखें तो हमें पाया गया है कि एज द पावर ऑफ द लिगेंड इंक्रीजेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी इंक्रीज हो रही है। पर जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसको इतनी हम वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मैंने एग्जांपल लिया है 3 कॉम्प्लेक्सेस का, जहाँ पे हमने यहाँ पे कोट किया है सीरीज़ के अकॉर्डिंग कि जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्सेस में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो है ऑक्सीलेटो भी एक किलेट लिगेंड है, और यहाँ पे ऑक्सीलेट जो है हमने देखा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंड की तरह देखा है, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट के साथ ऑक्सीलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस हमें जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे जो है क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है, या क्रिस्टल फील्ड जो हमारी पैरामीटर्स हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं। आगे के आने वाले क्लासेस में हम अब एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और एक ब्रीफ समरी देंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को वीबीटी से कंपेयर करके। सो थैंक यू।